हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग विकी। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनमीत सिंह, कमिंग बैक विद द सेम सब्जेक्ट कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। आज के हमारे मेन टॉपिक है सीआईएम व्हील एंड बेनिफिट्स ऑफ सीआईएम। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ हमारे पास्ट 3 लेक्चर्स के लिए, क्योंकि अभी तक हमको बहुत टाइम हो चुका है लेक्चर डाले हुए। तो हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने देखा था कि कैड क्या होता है, कैम क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ कैड एंड कैम क्या थे, एप्लीकेशंस क्या थे उसके। देन हम लोग आए थे सीआईएम के ऊपर। तो हमने देखा था कि सीआईएम कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग जो है, उसके अंदर हमने देखा था कि एक बिजनेस फंक्शन नया सा एक ऐड होता है, जिसके बेसिस पे हमको एक नया व्हील बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है सीआईएम व्हील। इसके अंदर हम लोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल एंड कंप्यूटर एडेड बिजनेस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, जिसकी वजह से हमको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होके मिलती है। तो ये था बेसिक सा एक हमारे पास ओवरव्यू। बट अब हमको क्या करना है, जो हमने सीआईएम व्हील पढ़ा था, अब हम लोगों को उसको देखना है कि एक दूसरे डिपार्टमेंट किस तरह से एक दूसरे से इंटीग्रेट है, किस तरह से कनेक्टेड है, और सबके फंक्शंस एक दूसरे को किस तरह से रिलेट करते हैं। क्योंकि हमारे सीआईएम का मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि हम लोगों को बीच की जो लाइन है, जो बीच के हमारे दो डिपार्टमेंट के बीच के अंदर जो दूरियां है उसको कम करना है, जिसकी वजह से हमको प्रोडक्टिविटी अच्छी तरह से मिल सके। सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सीआईएम व्हील के बारे में। अब सीआईएम व्हील के आपके सामने एक ब्लैक स्क्रीन आने वाली है, टेंशन मत लेना, वो कोई ग्लिच नहीं है। उसके बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैड कैम एंड सीएमपीसी एंड सीएबीएफ किस तरह से इंटीग्रेटेड है। तो सबसे पहले आता है कैड। तो कैड के अंदर हमने अभी तक क्या देखा था 2 से 3 लेक्चर के अंदर, कि कैड के अंदर कुछ एलिमेंट्स आते हैं और वो एलिमेंट्स के फंक्शंस देखे थे। तो मैं वापस रिपीट करता हूँ हर एक एलिमेंट का फंक्शनिंग के साथ। अब सबसे पहले, अब आपको कोई एक प्रोडक्ट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। पहले आप मार्केट में सर्वे करोगे कि भाई मार्केट सर्वे से मुझे ये मालूम पड़ेगा कि मुझे बनाना क्या है, लोगों की नीड क्या है। तो मुझे पहले लोगों की नीड ढूंढनी है। समझो कि अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, पेंसिल बनाना है। अब पेंसिल क्यों बनाना है, क्योंकि मैंने लोगों की नीड देखी कि एक ऐसा उनका एलिमेंट चाहिए जिसके बेसिस पे मैं लिख भी सकूं और उसके बाद उसको रब भी कर सकूं। जब मुझे रीराइट करना है तो मैं उसको रब भी कर सकूं, ठीक है। तो मेरे को दिमाग में आया कि मुझे एक पेंसिल जैसा एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये हो गया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बाद क्या करना है, उसका मुझे डिजाइनिंग करना है, जियोमेट्रिक मॉडलिंग करना है। जियोमेट्रिक मॉडलिंग में क्या आएगा, उसका शेप कैसा होगा, उसकी मैं डिज़ाइन बनाऊंगा। हेक्सागोनल चाहिए, सर्कुलर चाहिए, ट्राइंगल चाहिए, किस तरह का होगा, अंदर होलो होगा, क्या होगा, उस हिसाब से मैं जियोमेट्रिक मॉडलिंग करूंगा। देन मॉडलिंग करने के बाद, उसके सारी व्यूज़ जनरेट करने के बाद क्या करूँगा, पेंसिल बना ली। उसके बाद वो पेंसिल सही से है कि नहीं, उसके अंदर जो ड्रिल किया हुआ है वो परफेक्ट है या नहीं, मैं उसके हर एक चीज़ चेक कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ। उसकी स्ट्रेंथ चेक कर रहा हूँ कि पेंसिल की स्ट्रेंथ है या नहीं। अगर एक इंसान जब पकड़ेगा तो मैक्सिमम कितने फोर्स से पकड़ पाएगा, उस हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ है कि नहीं। मैंने जो मटेरियल डाला है, वुडन मटेरियल डाला है, क्या वो वुडन मटेरियल इतना परफेक्ट है कि वो स्ट्रेस को बियर कर पाए। तो इस तरह से मैं उसका एनालिसिस करूँगा। देन सिमुलेशन। सिमुलेशन में क्या होगा कि आप समझो कि मैंने एक हाथ का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके अंदर मैंने ग्रिप करके देखा कि पेंसिल सही से ग्रिप हो रही है या नहीं हो रही है। इस तरह से मैं सिमुलेशन करूंगा। बट ये सब पॉसिबल किसके अंदर है, तो कैड सॉफ्टवेयर्स हमारे पास अवेलेबल है मार्केट के अंदर, लाइक ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, सॉलिड एज, कार्टिया, क्रियो, रेविट। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर वर्क करते हैं। जैसे आपको पॉइंट ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, उसके बेसिस पे वर्क करते हैं। तो क्या हुआ, डिजाइनिंग पैरामीटर आ गया, ठीक है। अब ये सब खत्म होने के बाद, याद हो तो हमने एक और चीज डिस्कस करी थी, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो इसके अंदर क्या होता है भाई साहब, जितना भी आपने सब क्रियाक्रम किया ना भाई पेंसिल बनाने के लिए, कौन सा मटेरियल यूज़ किया, कितने एलिमेंट्स यूज़ करे, देन उसके अंदर कौन से ऑपरेशंस किए, जितने भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ वो ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आएगा। इनफैक्ट कौन कौन सी व्यूज़ है आपको वो भी डालना पड़ेगा, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, फलाना व्यू, डिंगड़ा व्यू, सबके सब सारे के सारे व्यू आपको इसके अंदर डालने हैं। कौन सा मटेरियल यूज़ करो आपको वो भी डालना है। लाइक आपने वुडन मटेरियल यूज़ किया तो वुडन मटेरियल डालना है, ग्रेफाइट अंदर आपने पेंसिल की लीड को यूज़ किया तो ग्रेफाइट डालना है। तो हर एक चीज़ जो आएगी कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कैड मॉडल कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट मॉडल क्या होगा, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल। क्योंकि हमको कोई भी चीज़ को प्रोसेस करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, उसका प्लानिंग एंड कंट्रोल करना पड़ेगा कि किस तरह से हमको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आगे लेके जाना है,
उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, उसकी पूरी प्रोसेस जो होगी हमको एक पूरा लेआउट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर ही हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, तभी हमको ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल पाएगा। इसके लिए हमको अभी क्या करना है, प्लानिंग एंड कंट्रोल करना है। तो ये आ गया प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब मुद्दे की बात यह है कि हमने तो पहले बोला था कि इंटीग्रेट होना चाहिए, तो यहाँ पे तो इंटीग्रेशन का कोई पॉइंट आया नहीं, तो अब आएगा, देखेंगे जैसे जैसे आगे हम लोग जाएंगे ना, तो किस तरह से कैड है ना CAMP के साथ कैसे कनेक्टेड है हमको वो भी देखना है। तो चलो पहले देखते क्या है प्रोडक्शन प्लानिंग। अब सीधी सी बात है, आपने डिज़ाइनिंग कर लिया तो आपने डिज़ाइनिंग तो हवा में बनाने के लिए तो किया नहीं होगा, आपको उसका कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन करना ही होगा। तो प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी पूरी प्लानिंग करेंगे। पहला प्रोसेस क्या होना चाहिए, सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ होगी, पहला प्रोसेस करना क्या है हमको पेंसिल बनाने के लिए। तो क्या होगा कि वुड की कटिंग होनी चाहिए, तभी हम लोग उसको कोई ना कोई शेप दे पाएंगे। तो हम लोग हर एक को एक इक्वल लेंथ में कट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, उसको हेक्सागोनल शेप देना है, तो हेक्सागोनल शेप देंगे उसको। तीसरा क्या होना चाहिए, उसके अंदर ड्रिल होना चाहिए जिसके अंदर ग्रेफाइट लीड डले, तो ग्रेफाइट लीड के लिए हम लोग उसके अंदर होल करेंगे। देन हम लोग ये सब करने के बाद एक फिनिशिंग टच देंगे उसको, तो फिनिशिंग टच दे दिया। फिर आखिरी में क्या करेंगे कि उसको कट कर देंगे जिसकी वजह से लीड हमारी क्लोज हो जाए। तो हमने वो उसको लीड को क्लोज भी कट करके भी एक छोटा सा पार्ट कट करके हमने उसको क्लोज कर दिया। तो ये क्या हुआ, हमारे लिए प्रोडक्शन प्लानिंग हुआ। तो इस तरह से एक ओवरव्यू है, जस्ट ओवरव्यू की प्रोडक्शन प्लानिंग होता कैसे। तो ये हमने प्रोडक्शन प्लानिंग किया। देन आता है CAPP। अब ये CAPP की आप देखो यहाँ से एक और लाइन कनेक्ट हो रही है CADD के साथ। तो ये CAPP है क्या, पहले तो ये जानना जरूरी है, और ये कनेक्टेड CADD के साथ है क्यों, तो वो भी जानना जरूरी है। तो अगर आपको याद हो तो हमने CAPP के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। अब ये क्या है, कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस प्लानिंग करा जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट, एक हम लोग इसको सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं जिसके अंदर हम लोग प्रोसेस प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, कंप्यूटर महाशय है हमारे, वो प्रोसेस प्लान करके देंगे कि पहले कौन सी प्रोसेस होनी चाहिए, दूसरी कौन सी प्रोसेस होनी चाहिए, तीसरी कौन सी प्रोसेस होनी चाहिए। तो ये सब प्रोसेस प्लानिंग के अंदर आएगा। बट सवाल अभी ये है कि CADD के साथ किस तरह से कनेक्टेड है वो। तो CADD के साथ इस तरह से कनेक्टेड है कि जितने भी मैंने मटेरियल लिए, तो उस मटेरियल के हिसाब से कौन सी प्रोसेस होनी चाहिए वो भी तो देखना पड़ेगा ना। अभी मैंने खाली लिख दिया कि ग्राइंडिंग होना चाहिए, बट ग्राइंडिंग के अंदर कौन सा ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर प्रोसेस होनी चाहिए। अब मैं मेटल के ऊपर वुड को प्रोसेस करूंगा वो तो गलत हो जाएगा ना। या मेरे पास उसके रिलेटेड प्रोसेस होनी चाहिए कि वुडन के अंदर ये प्रोसेस होती है, लाइक उसको हमको रांधा मार के जो छीलते हैं, रांधा मार के छीलना पड़ेगा, उसके ऊपर मैं फाइल नहीं घिस सकता। फाइल घिसूंगा तो वो गलत प्रोसेस हो जाएगी। इस तरह से CAPP के अंदर हम लोग उस तरह से प्रोसेस लेते हैं अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। और सेकंड थिंग कि कितने मटेरियल के ऊपर प्रोसेस करना है, ऐसे हमने कितने नंबर ऑफ पार्ट्स बनाने हैं, उस हिसाब से हमको उसके लेआउट चेक करना पड़ेगा कि हम लोग प्रोसेस किस तरह से करने वाले। लाइक हमको कितने इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसका लेआउट कैसा होना चाहिए प्रोसेस का। आइदर जॉब प्रोडक्शन लेआउट होना चाहिए, मास प्रोडक्शन लेआउट होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। जॉब एंड मास प्रोडक्शन में कोई बड़ी बात नहीं है, लाइक इट्स अ प्रोसेस टाइप लेआउट एंड प्रोडक्ट टाइप लेआउट। नेक्स्ट आता है मास्टर शेड्यूलिंग। मास्टर शेड्यूलिंग के अंदर क्या होता है कि अब आप एक चीज़ समझ लो कि एक ऐसा शेड्यूल जो हर एक चीज़ को कवर कर लेता है यहाँ पे। मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोसेस प्लानिंग के दोनों की पार्ट को कवर कर लिया। मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि ऊपर ऊपर ऐसा बोल सकता हूँ कि प्रोडक्शन प्लानिंग के भी हर एक स्टेप आ गए, प्रोसेस प्लानिंग के भी हर एक स्टेप आ गए मास्टर शेड्यूलिंग के अंदर हमारे पास। इसके अंदर मैंने हर एक प्रोसेस लिख ली कि पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप ये होगा। कि लाइक पहले कटिंग प्रोसेस हुआ, उसके बाद इसका हम लोग क्वालिटी चेक करेंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर टर्निंग प्रोसेस हुआ, उसके बाद वापस इंस्पेक्शन होगा। इस तरह से एक मास्टर शेड्यूल क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर मेरा फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द फाइनल प्रोडक्ट किस तरह से मेरा प्रोडक्ट बाहर आएगा, उसके ऊपर पूरा एक शेड्यूल रेडी होता है। देन आता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, one of the most important parameter in CAMPC। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये इम्पोर्टेंट इसके लिए है क्योंकि अगर समझो कि मेरे पास मटेरियल खाली है, बट जो मुझे मार्केट से ऑर्डर आया है वो मुझे 1000 या 10,000 या 20,000 पेंसिल का कुछ समथिंग ऑर्डर आया है, मेरे पास मटेरियल ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा। यहाँ तो मेरे पास अगर मटेरियल अवेलेबल भी, चलो मटेरियल अवेलेबल नहीं तो मंगाना पड़ेगा, एक पार्ट हो गया, बट अगर मटेरियल अवेलेबल है तो मुझे उसको किस तरह से यूज़ करना है। मैं मटेरियल बर्बाद नहीं होने दूंगा, अगर मेरा मटेरियल बर्बाद होगा तो क्या है, मेरे लिए वो लॉस है। मैं क्या करूँगा, उस मटेरियल को प्रॉपरली यूज़ करूँगा, ऑप्टिमम लेवल में यूज़ करूँगा, उसको इस तरह से ज्योमेट्री में कट करूँगा मैं कि मेरे
अगर वो उसमें से 100 पेंसिल निकलती है तो मैं 102 पेंसिल निकालने की ट्राई करूंगा, मतलब कुछ भी जक मार के 102 पेंसिल निकालूंगा मैं, तो वो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के अंदर आएगा। बट अगर मेरे पास खाली 100 पेंसिल का पड़ा है माल, मेरे पास 10,000 पेंसिल का मुझे प्रोडक्ट बनाने का मेरे पास ऑर्डर आया, तो मैं क्या करूँगा कि मैं आगे से मंगाऊंगा कि मुझे मटेरियल दो तो मैं इसका प्रोडक्शन कर पाऊँ। तो यहाँ पे मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का इस तरह से रोल क्रिएट होता है। देन आता है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, सेम एज द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, बट इसको कॉन्टेक्स्ट में ले लो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अब समझो कि अब जो चीज़ का मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है, लाइक पेंसिल का एग्जांपल लेके चल रहे तो उसी को कैरी ऑन करेंगे। तो अगर मुझे पेंसिल बनानी है तो उसके रिलेटेबल मेरे पास मशीन्स हैं, वो जो मुझे प्रोसेस करनी, क्या हर एक प्रोसेस इसके ऊपर हो सकती है। अब समझो कि लेथ मशीन है मेरे पास, उसके ऊपर मैं वुडन ब्लॉक नहीं प्रोसेस कर सकता, बहुत सी लेथ मशीन्स पे नहीं हो पाता, वुडन ब्लॉक जो होता है प्रोसेस नहीं हो पाता। तो क्या मैं उसके लेथ के ऊपर प्रोसेस कर सकता हूँ? इफ़ यस, तो मुझे करना चाहिए। अगर नहीं कर सकता तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव क्या है? अगर ऑल्टरनेटिव नहीं है तो क्या मुझे मार्केट से मशीन बाय करनी चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए, इतने ऑर्डर के लिए बाय करना चाहिए? इफ़ यस तो करेंगे, इफ़ नो तो क्या करना चाहिए? आउटसोर्स करवाना चाहिए मुझे। तो आउटसोर्स करने के बाद मुझे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा। और अगर मेरे पास मशीन सारी की सारी अवेलेबल है, उसके बाद भी ये भी चेक करना है कि वो मेरी मशीन मेंटेनेंस के अंदर है कि वर्किंग कंडीशन के अंदर है। अगर मेंटेनेंस के अंदर है तो किस तरह से उसको मुझे लाइन के अंदर लेके आना है, किस तरह से कितने टाइम के अंदर मुझे कंप्लीट करना है उसका मेंटेनेंस, एवरीथिंग लाइज अंडर द मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आने वाला है CAMPC का, जो कि है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर होती है। फिलहाल इस अभी के अभी इसमें जो दिया हुआ है इन्वेंट्री का कॉन्टेक्स्ट ये है कि मेरा जितनी भी चीज़ें हैं, मटेरियल जो अवेलेबिलिटी है, या मेरा जो रॉ मटेरियल है या फाइनल प्रोडक्ट है, उसके लिए मैं इसको यूज़ करूँगा इन्वेंट्री। एक टाइप ऑफ वेयर हाउस, मेरे पास कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है वो भी मुझे मालूम पड़ेगा इन्वेंट्री से, या कितना फाइनल प्रोडक्ट अवेलेबल है मेरे पास वो भी मालूम पड़ेगा इन्वेंट्री से। तो इसके लिए मैंने यहाँ से लाइन कनेक्ट करी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के साथ। जब मैं मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की बात करता हूँ, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे पास 100 पेंसिल बनाने के वुडन ब्लॉक्स पड़े? तो वो मुझे आइडिया देगा इन्वेंट्री, जिसमें मुझे मालूम पड़ेगा कि रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि आपके पास खाली 100 पेंसिल बनाने के ही वुडन ब्लॉक्स अवेलेबल है। इसी के साथ हमारा CAMPC कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने देखा कि कौन कौन से प्रोडक्शन एंड प्लानिंग से रिलेटेड टर्म्स आते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देखा, और कैड के साथ किस तरह से इंटीग्रेटेड है, यहाँ पे सब डिविजन्स के साथ भी कैसे इंटीग्रेटेड है हमने ये भी देखा। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? हमने डिजाइनिंग कर ली, प्लानिंग कर ली, अब क्या करना है हमको? मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो अब हम लोग जंप करते हैं मैन्युफैक्चरिंग पार्ट के ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, अब इसके अंदर क्या होगा? मशीन्स आएंगी, रोबोट्स आएंगे, और ऐसी कुछ भी रिलेटेड थिंग्स आएंगी जो कि कंप्यूटर से ड्रिवन होगी। सो लेट्स सी। अब यहाँ पे दो एरोस कनेक्ट हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के साथ। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या चीज़ है वो देखते हैं, और उसके बाद किस तरह से इंटीग्रेशन है इसका वो देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, CNC, FMS, ट्रांसफर लाइन्स, रोबोट्स, AGVs, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि CNC क्या है, FMS क्या है, AGV क्या है। सबके फुल फॉर्म भी बता देता हूँ और फंक्शनिंग भी बता देता हूँ। CNC का फुल फॉर्म है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। देन FMS का फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। AGV का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल। CNC क्या है कि एक कंप्यूटराइज्ड मशीन है जिसके अंदर आप प्रोडक्शन करते हो अपने कोई भी गिवन पार्ट का। FMS एक टाइप ऑफ सिस्टम है जिसके अंदर आप हर एक ऑटोमेटेड फंक्शंस का यूज़ करते हो। इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, तो हम लोग 8-10 लेक्चर के बाद इसके ऊपर हम लोग आएंगे, इस टॉपिक के बारे में और डीप में डिस्कस करेंगे। ट्रांसफर लाइन मतलब क्या हो गया? कन्वेयर बेल्ट्स हो गई, ऐसे ड्रिवन चीज़ें जो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट को इन एंड आउट कर रही है। रोबोट सबको मालूम है क्या होता है। AGVs क्या है? ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल। ये भी एक टाइप ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है, FMS का एक पार्ट है, तो इसके बारे में हम लोग 8-10 लेक्चर के बाद ही डिस्कस करेंगे डीप में। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये दो लाइन इसके साथ कनेक्टेड कैसे, मैन्युफैक्चरिंग वाले और इन्वेंट्री वाली। तो मैन्युफैक्चरिंग की मैंने बात करी थी, अगर मेरे पास मशीन अवेलेबल है तो मुझे प्रोडक्शन भी देना है तो दे दूंगा मैं। और इन्वेंट्री के अंदर अगर मेरे मेंटेनेंस के अंदर मेरी वो चीज़ अवेलेबल, मतलब लाइक मेरी कोई भी मशीन मेंटेनेंस में गई हुई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि मेरे पास ऑल्टरनेटिव मशीन अवेलेबल है या नहीं, उस तरह से देखूंगा। और उसके बाद इन्वेंट्री में से क्या होगा? रॉ मटेरियल जो है ना,
वो मेरा मशीन्स के ऊपर जाएगा। तो इन्वेंट्री का यहाँ पे 2 फंक्शंस हो गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जब मैंने सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर ली तो क्या करना पड़ेगा मुझे, उसका क्वालिटी चेक करना पड़ेगा। तो क्वालिटी चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, कंप्यूटर एडेड क्वालिटी एश्योरेंस। अब क्वालिटी चेक है ना, बहुत सारे पैरामीटर्स के अंदर होती है। आप खुद ही सोचो, अगर आप कोई भी चीज़ का क्वालिटी चेक करने जाओगे तो क्या देखोगे, या तो आप उसके एस्थेटिक लुक्स के ऊपर क्वालिटी देखोगे, या तो आप उसकी स्ट्रेंथ देखोगे, या तो आप उसकी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की एबिलिटीज़ देखोगे, या आप उसका साइज एंड शेप के ऊपर देखोगे। बहुत सारी चीज़ें जिसके अब आप उसके ऊपर क्वालिटी एश्योरेंस कर सकते हो। तो यहाँ पे एक मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अभी तक हम लोग जो पेंसिल का मैन्युफैक्चरिंग का लेके चल रहे थे उसी के ऊपर आता हूँ मैं वापस, कि अब मैंने पेंसिल बना ली, मेरे सारे प्रोडक्शन कर लिए मशीन के ऊपर से, मैंने सीधा अब क्वालिटी की चेकिंग के लिए डाल दी। अब यहाँ पे ना एक टाइप ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस का एक पार्ट है विजन सेंसर्स करके। विजन सेंसर्स रहते हैं आपके कन्वेयर बेल्ट्स के ऊपर, पेंसिल्स का पूरा एक स्टॉक चल रहा होता है, एक नंबर ऑफ पेंसिल्स आपके कन्वेयर बेल्ट पे चल रही होंगी। तो क्या होगा, विजन सेंसर होगा, वो आपके एक एक पेंसिल का फोटो क्लिक करेगा, कंप्यूटर में भेजेगा, और उसके साथ रेफरेंस में चेक करेगा कि भाई इसका साइज एंड शेप परफेक्ट है जैसे हमने डिज़ाइन किया था। अगर हाँ, तो आगे कन्वेयर को जाने देगा और सीधा डिस्पैचिंग के लिए निकाल देगा। बट अगर नहीं होगा तो वो विजन सेंसर यहाँ पे क्या करेगा, उसको सीधा कन्वेयर बेल्ट से नीचे गिरा देगा। इस तरह से क्वालिटी चेक करते हैं कंप्यूटर एडेड क्वालिटी एश्योरेंस में, इस तरह से चेक करते हैं। ऐसे ये एक सिस्टम के बारे में बात करिए, ऐसे नंबर ऑफ सिस्टम अवेलेबल है क्वालिटी चेक करने के लिए। ये जस्ट एक एग्जांपल था विजन सेंसर के बारे में। नेक्स्ट, अब हमने कैम भी कंप्लीट कर लिया। हमने देखा कि अब कैड, सीएम, पीसी एंड कैम एक तीनों एक दूसरे के साथ कैसे इंटीग्रेटेड है। लास्ट फंक्शन कौन सा था, बिजनेस फंक्शन, जिसकी वजह से हमने सीआईएम बनाया। अगर बिजनेस फंक्शन नहीं होता तो ये तो तीनों चीजें हमारे पास पहले से ही थी। बट सी ए बी एफ की वजह से, जो अब इधर ब्लॉक आएगा सी ए बी एफ का, उसकी वजह से हमने सी आई एम व्हील को डेवलप किया। तो अब उसके ऊपर आ जाते हैं सी ए बी एफ के अंदर। अब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है बिजनेस से रिलेटेड। किस तरह से, अब उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला आता है स्टोर। स्टोर मतलब क्या, जो मेरे आउटलेट्स है। लाइक अगर मैं पेंसिल का प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मैं आउटलेट करूंगा, बाहर दुकानों पे बेचूंगा फैक्ट्री में से निकालने के बाद। तो ये मेरे जो जितने भी रिटेल स्टोर्स है वो सब क्या आ गया, स्टोर्स के अंदर आ गया। तो इन सब के पास मेरा मटेरियल पहुंचेगा कैसे, जो मैंने प्रोडक्शन किया वो पहुंचेगा कैसे। तो ये कनेक्ट होगा इन्वेंट्री के साथ। क्यों, क्योंकि इन्वेंट्री के अंदर हमने फाइनल प्रोडक्ट भी डाला था। हमारा जो पूरा बन जाता है ना, वो फाइनल प्रोडक्ट हमने इन्वेंट्री में डाला था। इसकी वजह से इन्वेंट्री में से सीधा मेरा पहुंच जाएगा स्टोर्स के अंदर। मैंने वहां से मेरा प्रोडक्ट बेच दिया हर एक स्टोर के अंदर जैसे जैसे उनको ज़रूरत पड़ी। देन आता है क्वालिटी एश्योरेंस के बाद मैंने डायरेक्टली बेच दिया। अगर मेरा प्रोडक्शन ऐसा है कि लाइक मुझे इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, जैसा माल बनता है, लोगों की नीड इतनी कि हाथों हाथ मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा क्वालिटी एश्योरेंस किया, डिस्पैच किया, सीधा स्टोर्स में बेच दिया। तो इस तरह से दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स से आपको अंदाजा तो आ ही गया होगा कि ये चीज़ है क्या। फिर भी एक बार बता देता हूँ कि जो भी आप प्रोडक्ट बाहर बेच रहे हो उसके बारे में, किस तरह से आपको बेचना है, किस तरह से आप बेच रहे हो और उसका कितना सेल्स हो रहा है उसके बारे में है। तो किससे मालूम पड़ेगा, आपको स्टोर से मालूम पड़ेगा कि अब मेरे जितनी भी मैंने पेंसिल बनाई वो स्टोर्स पे डाल दी तो कितनी बिक रही है, लोग उसको एडवर्टाइज किस तरह से कर रहे हैं। तो वो मार्केटिंग एंड सेल्स वाला देखेगा कि भाई जितना मेरा मार्केटिंग अच्छा होगा उतना ही मेरी सेल्स अच्छी होगी, तो इसके लिए वो स्टोर के साथ कनेक्टेड है। और सेल्स अच्छी होगी तो भाई मेरे को प्रॉफिट होगा। अब उसके बाद क्या होगा कि हम लोग वहाँ से कस्टमर से हमारा रिव्यू लेंगे प्रोडक्ट के बारे में, कि हमारा प्रोडक्ट आपको लग कैसा रहा है। अच्छा लग रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं अच्छा लग रहा है तो क्या कमी लग रही है, हम उस तरह से कस्टमर से रिव्यू लेंगे। देन उसके बाद आता है फाइनेंस अकाउंट, जो कि इंटरकनेक्टेड है मार्केटिंग एंड सेल्स के साथ। तो मार्केटिंग एंड सेल्स वाला बताएगा कस्टमर के रिव्यू लेके एंड स्टोर्स से पता करके हमको बताएगा कि हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, हम लोग कितने फ़ायदे में चल रहे हैं। और जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो फाइनेंस अकाउंट वाला डालेगा कि भाई हमको इतना 20% प्रॉफिट हो गया, 30% प्रॉफिट हो गया। और फाइनेंस अकाउंट वाला ये भी देखेगा कि हमारा टर्नओवर कितना चल रहा है। तो जितना भी अकाउंटिंग से जितने भी चीज़ें रिलेटेड है वो फाइनेंस एंड अकाउंट के अंदर आएगी। अब यहाँ पे मार्केटिंग एंड सेल्स वाला कनेक्टेड है प्रोडक्ट डिज़ाइन के साथ, मतलब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्टेड है। तो भाई इसके साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ी,
ये इसके साथ इसके लिए कनेक्टेड है। लाइक जो मैंने पेंसिल बनाई, कस्टमर बोलता है कि यार आपने पेंसिल तो ठीक बनाई बट इसके ग्रिप में मज़ा नहीं आ रही है, या इसका शेप है ना तो कुछ और होता ना तो ज़्यादा अच्छा लगता, अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। तो मार्केटिंग एंड सेल्स वाला बोलेगा चलो ठीक है, आपकी बात को हम लोग मान रखते हैं, हम इसके बारे में सोचेंगे, करेंगे इसके बारे में। तो क्या किया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे डेवलप किया। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वाले का गला पकड़ा, बोला कि साले तूने कैसा बनाया है भाई, तू यहाँ पे ठीक कर, यहाँ पे देखो सुधारने की ज़रूरत है, तू सुधार यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया कॉस्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। कॉस्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या है, वो मार्केटिंग एंड सेल्स के साथ इस तरह से कनेक्टेड है कि अब कस्टमर बोलता है कि मुझे पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, आप 5 रुपए की पेंसिल को 10 रुपए में बेच रहे हो, बहुत ज़्यादा नहीं हो गया आपका पैसा लेने का। तो भाई हम बोलेंगे कि कॉस्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल वाले को बोलेंगे थोड़ा आप पैसों में देखो, कुछ कम ज़्यादा करो। तो कॉस्ट प्लानिंग वाला कंट्रोल क्या करेगा, सीधा गला पकड़ेगा CAPP वाले का, मतलब प्रोसेस प्लानिंग वाले का। बोलेगा भाई तूने किस तरह से प्रोसेस प्लानिंग करा है यार, हमको फ़ायदा तो हो नहीं रहा, ऊपर से नुकसान हो रहा है, कस्टमर बोलते हैं महंगे में पड़ रहा है। अब इस तरह से तुम प्रोसेस डेवलप करो कि हमको भी फ़ायदा हो और कस्टमर को भी फ़ायदा हो, तब जाके हमारा प्रोडक्ट बाहर मार्केट में अच्छी तरह से बिकेगा। देन उसके बाद आता है परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट में हर एक चीज़ आ गई। अभी किस किस से कनेक्टेड होगा कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग से कनेक्टेड होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, स्टोर्स के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, एवरी डिपार्टमेंट के साथ ये कनेक्ट होगा। इनफैक्ट फाइनेंस एंड अकाउंट के साथ कनेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि भाई मटेरियल रिक्वायरमेंट है तो हमको क्या करना पड़ेगा, परचेज डिपार्टमेंट को बोलना पड़ेगा कि भाई तुम ला के दो। और उसके बाद उसका गला कौन पकड़ेगा भाई, फाइनेंस वाले का गला पकड़ेंगे हम, भाई पैसे दे तो हम लोग लेके आए। उसके बाद कॉस्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल वाले के साथ जिसके लिए हम लोग ने पकड़ा कि भाई वो बोलेगा तुम ज़्यादा खर्चा मत करो, परचेस डिपार्टमेंट वालों थोड़ा कम खर्चा करो तो हम लोग क्या बोलते हैं कस्टमर को फ़ायदा दे सकेंगे। तो ये तीनों इस तरह से कनेक्ट हो गए। अब आखिरी में जो कनेक्शन आता है मैन्युफैक्चरिंग के साथ। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप जितनी भी मशीन करें उसका मेंटेनेंस तो लगेगा। समझो ऑयल लग रहा है, ग्रीस लग रहा है, कोई पार्ट्स ख़राब हो गए, तो उसके लिए भी परचेस डिपार्टमेंट वाले को बोलेंगे। वो फिर वापस फाइनेंस अकाउंट वाले के पास जाएगा, बोलेगा कि भाई मुझे पैसे दो, उसको इतनी चीज़ों की ज़रूरत है, इसको इतना ग्रीस चाहिए, इतना ऑयल चाहिए। तो इस तरह से परचेस डिपार्टमेंट इतने सारे डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड है। और लास्ट पार्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये इतना इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, अगर ये नहीं हुआ ना तो जितना भी सब पढ़ा ना सबका सब फेल। क्यों? सब चीज़ें कंप्यूटर से चल रही है बट कंप्यूटर को चलाने वाला कौन, सबका मास्टरमाइंड तो होगा ना, वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो हर एक चीज़ को चलाने वाला है ह्यूमन। तो इसके लिए सबसे पहला कनेक्शन आता है कैड के साथ। आपने कंप्यूटर में आपको डिज़ाइनिंग डालनी है, उसका जियोमेट्रिक मॉडलिंग करना है, ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो कंप्यूटर के अंदर करोगे बट कंप्यूटर को रन कौन करेगा, एक ह्यूमन रन करेगा। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वहाँ पे नेसेसरी है। देन प्रोसेस प्लानिंग के अंदर, इसके अंदर भी जितनी चीज़ें हो रही है सबके सब कंप्यूटर पे हो रही है, तो कंप्यूटर को रन कौन करेगा, ऑफ कोर्स एक ह्यूमन रन करेगा। इसके लिए यहाँ पे भी एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जरूरी है। बाद में कैम के अंदर जितनी भी आपकी मशीन है, मशीन के अंदर पार्ट प्रोग्राम कोडिंग्स जो होंगी वो कौन करके देगा, कंप्यूटर तो ऑटो जनरेट करेगा नहीं। तो उसके लिए भी वहाँ पे ह्यूमन की ज़रूरत है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, सबके एक जड़ है, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, इस तरह से हमारा एक पूरा ओवरव्यू कंप्लीट होता है CIM व्हील के अंदर। एक ब्रीफ एकदम शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा। कैड के अंदर डिजाइनिंग पैरामीटर के बारे में पढ़ा, पेंसिल बनानी है तो मार्केट से नीड ली, उसका डिजाइनिंग किया, उसके बारे में हमने देखा कि उसका एनालिसिस किया, सिमुलेशन किया, उसके बाद सारे व्यूज जनरेट किए। फिर हमने दे दिया प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर कि किस तरह से प्रोडक्शन करना है, उसकी पूरी प्लानिंग करी। फिर प्रोसेस प्लानिंग के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस सीक्वेंस में होनी चाहिए वो देख ली। उसके बाद टोटल हमने मास्टर शेड्यूल बनाया। देन मटेरियल कितना है हमारे पास अवेलेबिलिटी, उसके ऊपर हमने रिक्वायरमेंट प्लानिंग करी। अगर नहीं है तो आउटसोर्स कर रहा है, जो भी कर रहा है उसके बारे में हमने देखा। मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग के अंदर हमने देखा कि भाई जो भी हमारी मशीन से अवेलेबिलिटी है कि क्या है, नहीं है, आउटसोर्स करना है, क्या करना है, वो सब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ गया। इन्वेंट्री के अंदर भाई हमारा एक वेयर हाउस है जिसके अंदर हम लोग रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट रखते हैं। फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में चले गए, वहाँ पे हमने मैन्युफैक्चर किया मशीन्स के ऊपर, देन उसका क्वालिटी एश्योरेंस किया। फिर पेंसिल हमारी अच्छी बन गई तो हमने क्या किया, हम स्टोर्स में भेज दिया। स्टोर में आया कहाँ से माल, तो इन्वेंट्री में से आया। उसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स के पास गया, भाई उसने ओवरव्यू लिया कि हमारा प्रोडक्ट कैसा लग रहा है लोगों को। अब उसके बाद कितनी हमारी सेल्स हो रही है, तो उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस जा रहा है वो फाइनेंस अकाउंट को दे दिया।
अब मार्केटिंग को जो भी रिव्यूज मिल रहे हैं उसके बेसिस पे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क होगा, कॉस्ट प्लानिंग के ऊपर वर्क होगा। कॉस्ट प्लानिंग के अंदर कुछ भी एरर आएगी तो प्रोसेस प्लानिंग वाले का गला पकड़ा जाएगा। देन उसके बाद परचेस डिपार्टमेंट वाले के पास आ जाओ, कुछ भी चीज़ की खरीदारी करनी तो परचेस वाला आएगा। तो हम लोग को मटेरियल खरीदना है तो भी परचेस वाले के पास जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग से कोई भी चीज़ हमको खरीदनी है, मशीन्स खरीदनी है तो भी परचेस वाले के पास जाएंगे। फिर कॉस्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल वाला परचेस का गला पकड़ेगा कि भाई तुम ज़्यादा खर्चा मत करो। और परचेस वाला सबसे ज़्यादा गला पकड़ेगा फाइनेंस वाले का, क्योंकि वो तो लुखा इंसान बैठा हुआ है, उसको जो भी पैसा चाहिए वो फाइनेंस वाले से मांगेगा। इन सब को रन करने वाला एक होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स हर एक जगह अवेलेबल होना चाहिए तभी हमारा काम चलेगा। इसी के साथ हमारा CIM व्हील कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं हम लोग CIM बेनिफिट के ऊपर। CIM बेनिफिट्स कौन कौन से होने चाहिए? अभी तक आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ गई होगी कि क्या होंगे बेनिफिट्स, फिर भी हम लोग एक बार रन कर लेते हैं। इम्प्रूवमेंट इन ऑपरेशन कंट्रोल। इम्प्रूवमेंट इन ऑपरेशन कंट्रोल का मतलब क्या है कि अब हर एक चीज़ हम लोग कंप्यूटर से ड्रिवन कर रहे हैं तो क्या होगा कि हमारे ऑपरेशंस परफेक्ट होंगे। जितना भी हमको काम करना है परफेक्शन के अंदर वर्क होगा। देन इम्प्रूवमेंट इन सिस्टम रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे क्या डिले नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ने जितना भी चीज़ डिज़ाइन करी कंप्यूटर बेसिस पे डिज़ाइन करी है। तो यहाँ पे डिले होने के चांसेस, यहाँ आपका जो वर्किंग शेड्यूल है वो पीछे जाना, लैग होना, ब्रेकडाउन होना, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। आपके जितने भी रिस्पॉन्सेस होंगे वो फास्ट होंगे। नेक्स्ट होता है इम्प्रूवमेंट इन मशीन यूटिलाइजेशन। अब सीधी सी बात है, अगर ह्यूमन वर्क कर रहा है तो उसकी कैपेसिटी 8 घंटा या 10 घंटे से ज़्यादा नहीं है वर्क करने की। बट अगर कंप्यूटर रन कर रहा है तो वो 24-24 घंटा भी वर्क कर सकता है। 2 से 3 शिफ्ट में अभी आप वर्किंग करा सकते हो। तो आपकी जितनी भी मशीन की जो ऑप्टिमम लेवल है आप उसके ऊपर उसको यूटिलाइज कर सकते हो, उसका आप 100% आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। इसके लिए इम्प्रूवमेंट इन मशीन यूटिलाइजेशन आएगा। नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट इन इन्वेंट्री। इम्प्रूवमेंट इन इन्वेंट्री का क्या है कि लाइक आपको इन्वेंट्री कम रखनी पड़ेगी, आपकी इन्वेंट्री बहुत कम हो जाएगी। आपको रॉ मटेरियल ज़्यादा नहीं रखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप उतना ही रखोगे जितनी आपको ज़रूरत है। देन आपका प्रोडक्ट जो है सेल आउट जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप प्रोडक्शन उसी हिसाब से कर रहे हो तो आपको इन्वेंट्री जो वेयर हाउस है वो कम रहेगा। देन इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, ये सबसे की पैरामीटर है। जब भी अगर आप है ना हर एक जगह बेनिफिट की बात करो ना, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, वरना उस सिस्टम का कोई मतलब नहीं। तो ये की पैरामीटर याद रख लेने का, ये एग्जाम में सबसे बेस्ट वे है आंसर लिखने का। नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव होनी ही चाहिए, वरना आपने जो भी बनाया सब वेस्ट। प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी तो क्या कुछ मतलब है? नहीं ना। तो प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, वो होनी भी चाहिए। नेक्स्ट रिडक्शन इन कॉस्ट। ये 3 पैरामीटर है ना, सबसे की पैरामीटर है। ये 3 पैरामीटर लिख ही लेने के, मुंह जबानी याद कर लेने के। इसके बेसिस पे आपके 3 पॉइंट तो बन जाएंगे। रिडक्शन इन कॉस्ट मतलब क्या कि अब जितना भी आपने मैन्युफैक्चरिंग किया ना उसके अंदर एरर कम है, आपने आपका मटेरियल कम वेस्ट हुआ, आपने मशीन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया, इन्वेंट्री कम हो गई, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ गई, तो क्या होगा? रिडक्शन इन कॉस्ट। सिंपल सी बात है, कॉस्ट कम हो गया आपका। लास्ट क्या? इन्वेस्टमेंट इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये सबसे खतरनाक पॉइंट। आपने जितना भी किया, क्यों किया? क्योंकि आपको कस्टमर को दिलासा देना है कि भाई हम लोग आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कस्टमर को सेटिस्फाई किया। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। आई नो थोड़ा सा लेंदी लेक्चर था, बट ये आपको ब्रीफ में समझाना भी जरूरी था जिसकी वजह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। एंड आपको कुछ भी चीज़ों से रिलेटेड, कुछ भी टॉपिक से आपको अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक दे देता हूँ। और अगर आपको कोई भी पास्ट के जो भी मेरे लेक्चर्स देखने हो तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल कर देता हूँ मैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई दूसरे टॉपिक्स के ऊपर भी ऐसी ब्रीफली डीप में जाके कुछ समझाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए लर्न एंड हेल्प अदर्स, स्टे गोल्डन, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।